उस शाम घर का दरवाज़ा वैसे ही खुला था जैसे रोज़ खुलता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे किसी ने इस घर की आवाज़ निकाल ली हो। बाहर गली में सब कुछ पहले जैसा था। दूध वाला जाते जाते किसी से पैसे मांग रहा था, सामने वाली छत पर कपड़े उतर रहे थे, नीचे पान वाले के पास 3 आदमी खड़े होकर वहीं पुरानी राजनीति चबा रहे थे। हमारे घर के अंदर बस एक चीज़ गायब थी और वही सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी, माँ की आवाज़। रसोई से बर्तनों की टकराहट आ रही थी, प्रेशर कुकर की सीटी भी एक बार बजी, पंखा भी घूम रहा था, टीवी वाले कमरे से न्यूज़ एंकर की तेज आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन फिर भी घर खामोश था। ऐसी खामोशी जो चीज़ों के रुकने से नहीं, किसी के अंदर से टूट जाने से पैदा होती है। मैंने बैग सोफे के कोने पर रखा तो पापा ने अखबार से नज़र उठाकर बस 1 सेकंड देखा और फिर वैसे ही नीचे कर लिया, जैसे मैं नहीं, बिजली का बिल अंदर आया हो। भैया ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, आज थोड़ा लेट हो गई। बात सीधी थी, पर आवाज़ में वो बेवजह की सफाई थी जो आदमी तब देता है जब उससे अभी तक कोई सवाल पूछा ही न गया हो। मैंने सिर्फ हाँ कहा और जूते उतारते उतारते रसोई की तरफ देखा। माँ गैस के सामने खड़ी थीं, हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उनमें वो लय नहीं थी जो सालों से मैंने देखी थी। रोटी फूल रही थी, दाल छौंक रही थी, सलाद कट चुका था, सब कुछ समय पर था, बस माँ उस सब में मौजूद नहीं थीं। आमतौर पर मैं घर आते ही उनकी तरफ से पहला सवाल सुनती थी, खाना खाएगी अभी या चाय बनाऊं? ऑफिस में बहुत काम था क्या? रास्ते में फिर जाम मिला क्या? उस दिन कुछ नहीं, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। एक पल को लगा शायद नाराज है, लेकिन नाराजगी में भी एक हरारत होती है। यहां तो जैसे राख बची थी। मैंने खुद ही फ्रिज खोला, पानी निकाला, गिलास भरा, और उस छोटे से काम में भी मुझे अजीब लगा कि माँ ने पीछे से आवाज नहीं दी, ठंडा मत पी, शायद गला फिर बैठ जाएगा। घर की असली आदतें तब पता चलती हैं जब वो अचानक बंद हो जाए। खाने की मेज पर सब समय से बैठ गए, स्टील की प्लेटें रखी गईं, दाल आई, लौकी आई, रोटियां आईं। पापा ने नमक मांगा, भाभी ने तुरंत पकड़ा दिया। भैया ने ऑफिस की कोई बात शुरू की और बीच बीच में खुद ही उसका जवाब भी देता रहा, जैसे कमरे में फैली चुप्पी को अपने शब्दों से ढक देना चाहता हो। भाभी बहुत संभल कर बैठी थीं, उनकी हर हरकत में वह चौकन्नापन था जो घर में तब आ जाता है जब कोई बात हो चुकी हो और सब लोग तय कर चुके हों कि उसके बारे में बात नहीं करनी। मैंने माँ की प्लेट देखी, उन्होंने बस आधी रोटी तोड़ी थी, दाल को उंगलियों से छुआ तक नहीं। पापा ने एकदम सामान्य लहजे में कहा, दोपहर में इनकी तबीयत थोड़ी भारी थी, इसलिए शायद मूड ठीक नहीं है। बात सीधी थी, लेकिन वह सीधेपन से ज्यादा तैयार लग रही थी, जैसे पहले से सोचकर रखी गई हो। मैंने माँ की तरफ देखा, उन्होंने सिर भी नहीं उठाया, बस उंगलियों से रोटी का एक कोना और छोटा कर दिया। भैया वहीं से बोल पड़ा, हाँ, और डॉक्टर के पास जाने वाली कोई बात नहीं है, बस थकान है। मैंने तब पहली बार महसूस किया कि घर में लोग जानकारी नहीं दे रहे, कहानी बना रहे हैं। मैं कुछ कहती उससे पहले भाभी ने पानी का जग उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जैसे मेरे हाथ व्यस्त रहेंगे तो मैं सवाल कम पूछूंगी। अजीब बात यह थी कि कोई झगड़ा नहीं था, कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई रो नहीं रहा था, फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं किसी झगड़े के बाद वाले घर में बैठी हूं, उस तरह के घर में जहां चीजें अपनी जगह पर रख दी जाती हैं ताकि सच बिखरा हुआ न दिखे। मैंने माँ से पूछा, आपके सिर में दर्द है क्या? उन्होंने बस इतना कहा, नहीं, एक शब्द, सूखा, छोटा, खत्म। उस एक नहीं में दर्द कम था, दरवाज़ा ज्यादा था। उसके बाद फिर वही सब सामान्य होने लगा। पापा ने टीवी की आवाज़ बढ़ा दी, भैया ने फ़ोन उठा लिया, भाभी ने प्लेटें समेटनी शुरू कर दी, माँ उठी और रसोई में चली गईं। किसी ने उन्हें रोका नहीं, जैसे सबको राहत मिल गई हो कि अब फिर से वही पुराना इंतज़ाम शुरू हो जाएगा, जिसमें माँ काम करती रहे और बाकी लोग अपनी अपनी सुविधा में लगे रहे। लेकिन उस रात मुझे पहली बार लगा कि काम करते रहना और मौजूद रहना 2 अलग चीज़ें हैं। माँ घर में थीं, पर इस घर के साथ नहीं थीं। मैं उनके पीछे रसोई तक गई। सिंक में पानी चल रहा था, बर्तनों पर साबुन लग रहा था।
उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने धीरे से कहा, क्या हुआ है? उन्होंने कंधा भी नहीं मोड़ा, बस नल थोड़ा और खोल दिया। पानी की आवाज़ अचानक इतनी तेज लगी जैसे उन्होंने जवाब की जगह वहीं चुना हो। मैं वहीं खड़ी रही। कई बार हम सच इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमें लगता है वह किसी बड़े वाक्य में आएगा, किसी खुलासे में, सच किसी रोने धोने में। लेकिन कुछ सच्चाइयां उस शब्दों से नहीं, आदतों के टूटने से समझ आती है। उस रात मुझे पहली बार लगा कि इस घर में जो भी हुआ है उसे सब लोग मिलकर छोटा बता रहे हैं, और माँ अपनी चुप्पी से उसे बड़ा नहीं, बस साफ कर रही है। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें सच धीरे धीरे खुलता है तो चैनल को याद रखना, क्योंकि असली चोट हमेशा शोर से नहीं आती। मैंने फिर पूछा भी नहीं, पूछने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पापा के पास वजह थी, भैया के पास सफाई थी, भाभी के पास सावधानी थी। सिर्फ माँ के पास कुछ नहीं था, और उसी कुछ नहीं में सबसे ज्यादा था। रात को अपने कमरे में जाते हुए मैंने देखा, माँ ने मेरे लिए टिफिन धोकर सुखाने रख दिया था। मेरे कल के कपड़े कुर्सी पर तह करके रख दिए थे। गैस के नॉब 2 बार चेक किए थे। दरवाजे की कुंडी बंद की थी। यानी वह सब कुछ कर रही थी जो इस घर को चलता हुआ दिखाए। बस एक चीज नहीं कर रही थी, किसी के झूठ में अपनी आवाज नहीं दे रही थी। तभी मुझे पहली बार डर लगा, क्योंकि अगर मेरी माँ, जो हमेशा हर टूटती चीज को शब्दों से जोड़ देती थी, अब चुप थी, तो मतलब बात छोटी नहीं थी। मतलब घर में जो कहा जा रहा था सच उससे कहीं अलग था। और शायद इस घर का पहला ईमानदार जवाब मुझे किसी के मुंह से नहीं, माँ की इसी चुप्पी से मिलने वाला था। 2-3 दिन घर ऐसे चला जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और शायद यही सबसे परेशान करने वाली बात थी। हमारे यहाँ सुबह हमेशा एक जैसी शुरू होती थी। नीचे गली में मंदिर का स्पीकर, फिर दूध के पैकेट की आवाज़, फिर रसोई में चाय का उबाल, फिर पापा का खंखारना, फिर भैया का बाथरूम के बाहर से जल्दी जल्दी करना। सब कुछ वहीं था, लेकिन अब हर आवाज़ के पीछे एक खिंचाव था, जैसे घर के अंदर कोई धागा इतना कस गया हो कि बस टूटना बाकी हो। माँ अब भी सब कर रही थीं। चाय बन रही थी, डिब्बे भर रहे थे, आटा गूंद रहा था, टिफिन तैयार हो रहा था। बस फर्क इतना था कि पहले इन कामों के बीच उनकी मौजूदगी होती थी, अब सिर्फ उनकी मेहनत बची थी। आवाज नहीं, राय नहीं, शिकायत नहीं, यहां तक कि किसी की बेकार बात पर उनकी आधी मुस्कान भी नहीं। पहले मुझे लगा था शायद एक दिन की बात है, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन के बाद समझ आया कि ये गुजर जाने वाली चुप्पी नहीं है। ये वो चुप्पी है जो किसी के अंदर फैसला बनकर जम जाती है। मैं माँ को देखती रही। सुबह वो चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में रखती। पापा धन्यवाद भी नहीं कहते। भैया अपनी शर्ट पहनते हुए बस इतना पूछता, मेरा नीला फाइल कवर देखा क्या? और माँ बिना उसकी तरफ देखे अलमारी की दूसरी रैक की तरफ इशारा कर देती। भाभी रसोई में उनके साथ खड़ी रहती। शूट, लेकिन दोनों के बीच जो पहले छोटी छोटी बातों का साथ होता था वो भी गायब था। एक अजीब तरह की विनम्रता आ गई थी घर में, और अक्सर विनम्रता वहीं बढ़ती है जहां सच को दबाया जा रहा हो। उस हफ्ते शनिवार को मैं घर पर थी। मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, तो पहली बार मुझे सुबह से शाम तक इस घर को देखने का समय मिला। और शायद कई घरों का सच तभी दिखता है जब आप उनमें रहने की जगह उन्हें देखना शुरू करते हो। पापा ड्राइंग रूम में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। आवाज धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे। पेपर, साइन, ट्रांसफर, सुविधा, बाद में समझा देंगे, समझा देंगे। यही शब्द मेरे कान में अटक गया। किसे समझा देंगे, क्या समझा देंगे, और सबसे जरूरी, पहले बताए बिना क्या कर दिया गया था? मैंने सीधे जाकर कुछ नहीं पूछा। मुझे खुद अपने इस बदले हुए तरीके पर अजीब लगा। पहले मैं तुरंत बात पकड़ लेती थी, अब मैं भी माँ की तरह देखने लगी थी। सो बोलने से पहले जोड़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद भैया आया। उसने पापा से वही फाइल ली जो माँ ने सुबह बिना कुछ बोले ढूंढ दी थी। फिर दोनों कमरे में बंद होकर बैठ गए। दरवाज़ा पूरा बंद नहीं हुआ था। अंदर से कागजों की सरसराहट, कुर्सी खिसकने की आवाज़, और बीच बीच में वही दबा हुआ लहजा। मैं पानी लेने के बहाने उधर से निकली तो सुनाई दिया,
अब जब हो गया है तो बार बार निकालने से क्या फायदा? पापा ने कहा, घर के लिए ही तो किया है। घर के लिए। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गलत काम इसी बहाने होते हैं। घर के लिए, इज्जत के लिए, सुविधा के लिए। बाद में समझ आएगा। उसी दोपहर मैंने पहली बार माँ को अपने कमरे की लोहे वाली अलमारी के सामने बैठे देखा। अलमारी खुली थी। अंदर कपड़ों के नीचे पुरानी फाइलें, बैंक की पासबुक, बिजली के बिल, कुछ पुराने लिफाफे। माँ ने उनमें से कुछ निकाला, देखा, फिर वापस नहीं रखा। बस गोद में रखे बैठी रहीं। मैं दरवाजे पर खड़ी रही। उन्होंने मुझे देखा और पहली बार ऐसा लगा कि वो मुझे देख नहीं रही, परख रही हैं। जैसे तय कर रही हों कि मैं भी बाकी लोगों की तरफ हूं या नहीं। मैंने कुछ नहीं पूछा। कमरे में पसीने, पुरानी अलमारी और कपूर की मिली हुई गंध थी। बाहर से प्रेशर कुकर की सीटी आई। अंदर माँ की उंगलियां उन कागजों के कोने दबा रही थीं। फिर उन्होंने बहुत धीरे से वो फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। बस बढ़ा दी। बिना भूमिका, बिना शिकायत, बिना भरोसा मांगे। मैंने खोला तो समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। ऊपर वाले पन्नों में बैंक की एंट्रियां थीं, नीचे प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, फिर एक फोटोकॉपी, फिर कुछ हस्ताक्षर। मैं कागज पढ़ रही थी, लेकिन असल में मुझे अपने घर की भाषा समझ आ रही थी। ये वही घर था जिसमें सालों से माँ को हर चीज का हिसाब रखना पड़ता था। राशन से लेकर स्कूल फीस तक, गैस बुकिंग से लेकर दवाई तक, किस महीने किसका कितना खर्चा हुआ, दाय सब। लेकिन उन्हीं माँ को इस घर से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला बताना जरूरी नहीं समझा गया। कागजों से साफ हो रहा था कि मकान के हिस्से और बैंक की फिक्स रकम को नए तरीके से सेट किया गया था। नामों का क्रम बदल गया था, अधिकार का संतुलन बदल गया था। और सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली बात ये नहीं थी कि किसके नाम क्या हुआ। चोट ये थी कि माँ को आखिर तक सिर्फ दस्तखत करने वाली जगह समझा गया। शायद उनसे कहा गया होगा कि कागजी काम है। शायद ये भी कहा गया होगा कि टैक्स का मामला है, बैंक अपडेट है, रूटीन फॉर्मेलिटी है। क्योंकि इस घर में सच को कभी साफ भाषा में नहीं बोला जाता था, उसे हमेशा काम-काज का रूप दे दिया जाता था। मैंने माँ की तरफ देखा। मेरे मुंह से बस इतना निकला, आपको पता था? उन्होंने बहुत धीरे से सिर हिलाया। फिर मैंने पूछा, कब से? इस बार उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वही जवाब था। जितने दिन से वो चुप थीं, उतने दिन से उन्हें सब पता था। अचानक पिछले कई महीने मेरे दिमाग में उल्टे चलने लगे। वो दोपहर जब माँ ने कहा था कि बैंक मैं भी चलूंगी, और पापा ने हंसकर बात टाल दी थी। वो शाम जब भैया ने कहा था कि अब चीजें आसान करनी पड़ेंगी। वो रात जब भाभी ने खाने के बाद बिना वजह माँ के पैर दबाने शुरू कर दिए थे। वो दिन जब माँ रसोई में खड़ी खड़ी एकदम खाली आंखों से दाल को उबलते देखती रह गई थी। मुझे लगा था थकान है। नहीं, वो अपमान था जो धीरे धीरे अंदर बैठता गया। इस पूरे घर ने मिलकर उनके हिस्से की जमीन, उनके हिस्से का निर्णय, उनके हिस्से की इज्जत, सबको सुविधा की भाषा में बांट दिया था। और बदले में उम्मीद की थी कि माँ अगले दिन भी उठकर वैसे ही पराठे सेंकेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस पल मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा भैया पर आया। पापा से मैं शायद हमेशा यही उम्मीद करती रही थी कि वो अपने हिसाब से चीजें मोड़ेंगे। लेकिन भैया, वही भैया जो बाहर लोगों के सामने माँ को देवी, घर की रीढ़, त्याग की मूरत जैसे शब्दों में पैक कर देता था, उसने सबसे आसान रास्ता चुना। उसने सच की तरफ नहीं, सुविधा की तरफ खड़ा होना चुना। और भाभी, अब उनकी हर चुप नजर का मतलब समझ आ रहा था। वो जानती थीं, सब जानते थे। सिर्फ मुझे अंधेरे में रखा गया था, शायद इसलिए क्योंकि मैं सवाल पूछती, शायद इसलिए क्योंकि मैं माँ की तरफ देखती। माँ अब भी कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस अलमारी बंद कर दी। इतनी हल्की आवाज हुई, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ जोर से गिरा। मुझे अचानक समझ आया कि उन्होंने बोलना इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि उनके पास शब्द नहीं थे। उन्होंने बोलना इसलिए बंद किया क्योंकि इस घर ने तय कर लिया था कि उनके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। जब किसी को बार बार समझाया जाए कि तुम्हारी राय बाद में, तुम्हारा नाम कागज पर, तुम्हारी मेहनत रोज की, लेकिन फैसला हमारा,
से कि तब एक दिन वो चुप हो जाता है, हार कर नहीं, पहचान कर। अगर तुम ऐसी कहानियां जो सुनते हो जहां घर का सच धीरे धीरे सामने आता है, तो इस सफर में बने रहना, क्योंकि असली मोड़ वही होता है जब इंसान समझता है कि उसके सामने धोखा नहीं, आदत खड़ी थी। शाम को खाने की मेज पर सब फिर वैसे ही बैठे। दाल वहीं थी, सब्जी वहीं, स्टील की प्लेट वहीं। पापा ने पूछा, नमक कहाँ है? भाभी ने पकड़ा दिया। भैया ने मोबाइल मेज के नीचे रखकर ऐसे खाना शुरू किया जैसे जिंदगी में कोई रुकावट आई ही ना हो। मैं सबको देख रही थी और पहली बार मुझे लगा कि इस घर में सबसे कमजोर मां नहीं, सच है, क्योंकि हर कोई उसे अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ रहा था। मैंने पापा से पूछा, बैंक वाले कागज हो गए? मेज पर बस 1 सेकंड की खामोशी आई, लेकिन वही 1 सेकंड काफी था। पापा ने पानी पिया, फिर बोले, हाँ, रूटीन काम था। भैया ने तुरंत जोड़ दिया, वैसे भी सब घर के अंदर ही है बाहर थोड़ी जा रहा है। यही उनका सबसे पसंदीदा वाक्य था। जैसे घर के अंदर किया गया अन्याय अन्याय नहीं होता। मैंने मां की तरफ देखा, उन्होंने सिर नहीं उठाया, बस रोटी तोड़ती रहीं, और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। घर वाले चाहे 100 बार वजह दें, 100 बार अपने शब्द चमकाए, 100 बार बात को छोटा करके दिखाए, लेकिन मां की ये चुप्पी चीख चीख कर कह रही थी कि उनके साथ गलत हुआ है। किसी ने उन्हें मारा नहीं था, किसी ने उन्हें घर से निकाला नहीं था, किसी ने उन्हें गाली भी शायद नहीं दी थी। उससे भी साफ और खतरनाक चीज हुई थी, उन्हें उनके ही घर में धीरे धीरे गिना जाना बंद कर दिया गया था। उस रात मैं अपने कमरे में नहीं गई। मैं मां के कमरे के बाहर फर्श पर देर तक बैठी रही। अंदर बल्ब जल रहा था। वो शायद कपड़े तह कर रही थीं, शायद यूं ही बैठी थीं, मुझे नहीं पता। लेकिन पहली बार मैंने तय किया कि अब मैं उनसे ये नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ। अब मैं उनसे ये पूछूंगी कि उन्होंने कब महसूस किया कि इस घर में उनकी आवाज की जरूरत ही नहीं बची। क्योंकि कहानी अब साफ थी। झगड़ा किसी एक दिन नहीं हुआ था, साजिश भी फिल्मी नहीं थी। बस एक परिवार ने मिलकर एक मां को सुविधा की चीज समझ लिया था, और जब उसने बोलना बंद किया, तभी उसका सच सबसे साफ सुनाई देने लगा। दिन भर फिर वैसे ही जागा जैसे हर दिन जागता था, लेकिन इस बार फर्क घर में नहीं, मुझ में था। पहले मैं भी इस घर की तरह चीजों को कामों में तोलती थी। चाय बन गई तो सब ठीक है, टिफिन पैक हो गया तो सब ठीक है, मां ने दरवाजे के पास चप्पल सीधी रख दी तो सब ठीक है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि घर चलना और घर बचना अलग बातें हैं। कुछ घर बरसों तक चलते रहते हैं, बस उनमें रहने वाले लोग धीरे धीरे अंदर से खत्म होते जाते हैं। मां उसी सुबह भी सबसे पहले उठी थीं। मैंने जानबूझकर जल्दी आंख खोली और पहली बार बिना आवाज के उन्हें देखा। वो रसोई में थीं। गैस पर चाय चढ़ी हुई थी, बगल में आटा रखा था, स्टील के डब्बों के ढक्कन खुले थे। उनकी चाल में वही पुरानी आदत थी, पर शरीर में अब कोई भरोसा नहीं बचा था। जैसे वो हर काम याद से कर रही हों, मन से नहीं। उस सुबह मुझे उन पर दया नहीं आई। दया बहुत छोटी चीज लग रही थी। मुझे शर्म आई इस बात की कि हम सब ने इतने सालों तक उनकी थकान को जिम्मेदारी समझा, उनकी सहनशीलता को सहमति समझा, और उनकी चुप्पी को स्वभाव। पापा ने चाय उठाई और आदतन पूछा, चीनी थोड़ी कम है क्या? मां ने जवाब नहीं दिया। पहले कभी ऐसा होता तो मैं सोचती, छोड़ो, छोटी बात है। उस दिन मुझे लगा, नहीं, छोटी बात यही है कि आदमी अभी भी चीनी नाप रहा है, जबकि घर में इज्जत का हिसाब बिगड़ चुका है। मैं ड्राइंग रूम में गई, शैनी वो फाइल लाई और मेज के बीच में रख दी। आवाज बहुत हल्की हुई, लेकिन घर में पहली बार कुछ सचमुच रखा गया था। पापा ने फाइल देखी, फिर मुझे देखा। भैया कमरे से निकलकर आया। उसकी चाल में वही जल्दी थी जो हमेशा तब दिखती थी जब वह पहले से बना हुआ जवाब लेकर आता था। भाभी रसोई के दरवाजे पर रुक गईं। मां ने बस एक बार उस फाइल की तरफ देखा और फिर नीचे। वही पुरानी चुप्पी, लेकिन अब मैं उसे डर की तरह नहीं, गवाही की तरह देख रही थी। मैंने धीरे से कहा, आज कोई बात घुमाएगा नहीं। कोई ये नहीं बोलेगा कि रूटीन काम था, कोई ये नहीं बोलेगा कि सब घर के अंदर ही है, क्योंकि असली बात कागज नहीं है। असली बात ये है कि इस घर में मां को बताया तक नहीं गया कि उनके जीवन से जुड़ा फैसला हो चुका है।
पापा ने कुर्सी की पीठ सीधी की। वो हमेशा की तरह शब्दों को अपने पक्ष में खड़ा करने लगे। बोले, सैन, तुम बेवजह इसे बड़ा बना रही हो। सब तुम्हारे सामने है। घर किसी और को थोड़ी दे दिया। तुम्हारी माँ को तकलीफ किस बात की है, समझ नहीं आता। तकलीफ किस बात की है? ये सुनकर मुझे पहली बार गुस्से से ज्यादा थकान महसूस हुई। शायद हर उस औरत को यही सुनना पड़ता होगा जिसे चोट लगी हो, लेकिन घाव दिखाई न दे रहा हो। मैंने पापा की तरफ देखा और कहा, तकलीफ चीज के जाने की नहीं है, जगह से हटाए जाने की है। तकलीफ इस बात की है कि आपने इन्हें इतने साल घर का आधार कहा, लेकिन जब असली फैसला आया तो इन्हें सिर्फ दस्तखत की जगह समझा। भैया ने तुरंत बीच में बोलना चाहा। उसने वहीं पुराना रास्ता पकड़ा। बोला, दीदी, प्रैक्टिकल होना पड़ता है, सब कुछ इमोशन से नहीं चलता। मैं उसकी तरफ मुड़ी और पहली बार मुझे उसमें अपना भाई नहीं, इस घर की पुरानी आदत दिखी। मैंने कहा, प्रैक्टिकल वही शब्द है जिससे तुम लोग हर बेरुखी को ढकते आए हो। जब माँ की राय नहीं ली गई, सब प्रैक्टिकल। जब कागज बिना साफ बताए साइन कराए गए, प्रैक्टिकल। जब इनके चेहरे पर सब दिखने लगा, तब भी तुम लोग खाना, चाय, रूटीन के पीछे छिप गए, प्रैक्टिकल। तुम लोग सच नहीं बोलते, बस उसे आसान शब्द पहनाकर कमरे में छोड़ देते हो। भाभी वहीं खड़ी थीं, उनकी आंखें नीचे थीं। मुझे उन पर भी गुस्सा था, लेकिन सच कहूं तो सबसे ज्यादा चोट उनकी चुप सहमति ने दी थी। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, शायद इसलिए कि जवाब पहले से दिख रहा था। घरों में बहुत लोग अत्याचार नहीं करते, बस उसके साथ खड़े रहते हैं ताकि बाद में कह सकें। हमने कुछ किया ही नहीं। कमरे में पहली बार टीवी बंद था। पंखे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाहर गली में सब्जी वाले की आवाज आई, लेकिन घर के अंदर जो जमा हुआ था वो अब कहीं और देखने की गुंजाइश नहीं दे रहा था। मैंने माँ की तरफ देखा, वो अब भी चुप थीं, और मुझे अचानक समझ आया कि इस घर में असली काम अभी भी मुझे नहीं, सो उन्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां बाहर वाला नहीं कह सकता। उन्हें वही व्यक्ति बोलता है जिसने उन्हें जिया है। मैं उनके पास जाकर फर्श पर बैठ गई, उनके घुटनों के पास। बचपन में जब बुखार होता था तो मैं ऐसे ही बैठती थी और वो मेरे बालों में हाथ फेरती थीं। उस दिन मैंने उनके हाथ पकड़ लिए, बहुत ठंडे थे। मैंने बस इतना कहा, अब बोलिए मत अगर मन नहीं है, लेकिन आज छुपाइए भी मत। कमरे में कोई नहीं हिला। पापा की उंगलियां मेज पर थीं, पर इस बार उनमें अधिकार नहीं, बेचैनी थी। भैया पहली बार बिना जवाब के खड़ा था। भाभी की सांस तेज थी। माँ ने बहुत देर बाद सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, और शायद यही सबसे भारी बात थी। कुछ दर्द रोने के बाद हल्के हो जाते हैं, कुछ इतने पुराने हो जाते हैं कि आंसू भी उनके पास नहीं जाते। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मैं इसीलिए चुप नहीं हुई कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं इसीलिए चुप हुई क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इस घर को सच नहीं चाहिए, इसे बस आराम चाहिए। उनके शब्द कमरे में गिरे नहीं, बैठ गए, हर चीज पर, मेज पर, फाइल पर, पापा की उंगलियों पर, भैया के चेहरे पर, मेरी सांस पर। उन्होंने आगे कहा, जब तक मैं सबके लिए करती रही, मेरी जरूरत थी। जिस दिन मैंने पूछना चाहा कि मेरे बिना फैसला कैसे हो गया, उस दिन मुझे समझाया गया। जिस दिन मैंने दुख दिखाया, कहा गया मैं ज्यादा सोच रही हूं। फिर मुझे लगा, ठीक है, मैं बोलकर भी अगर गिनी नहीं जाऊंगी तो चुप रहकर कम से कम खुद को झूठा नहीं बनाऊंगी। पापा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इस बार उनकी आवाज में वही भरोसा नहीं था जो हमेशा होता था। वो बोले, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। माँ ने उनकी तरफ देखा, बस देखा, और इतने सालों में शायद पहली बार पापा को अपने ही वाक्य छोटे लगे होंगे, क्योंकि किसी किसी आदमी को जवाब से नहीं, इस सामने वाले की साफ नजर से शर्म आती है। भैया ने कुर्सी खींचकर बैठना चाहा, फिर बैठा नहीं। बोला, मम्मी, आप बात तो करती। माँ ने कहा, किससे? एक शब्द। लेकिन इस बार उस एक शब्द में हार नहीं थी, हिसाब था। भैया की गर्दन झुक गई। भाभी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने धीमे से कहा, मुझे बोलना चाहिए था। माँ ने उन्हें डांटा नहीं, शायद इसलिए कि जिन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद टूटती है, उनके लिए गुस्सा भी बचता नहीं। उस पल मुझे समझ आया कि इस घर का असली टूटना आज नहीं हुआ,
ये बहुत पहले हो चुका था। आज सिर्फ आवाज आई थी। मैं उठी, फाइल खोली और साफ कहा, आज के बाद माँ बिना पढ़े कुछ साइन नहीं करेंगी। घर के किसी फैसले में इनकी राय आखिर में नहीं, शुरू में होगी। और अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो फिर कम से कम इतना सच रहे कि इस समस्या सुविधा की नहीं, सम्मान की है। पापा ने विरोध नहीं किया, शायद इसलिए नहीं कि वो पूरी तरह बदल गए थे, बल्कि इसीलिए कि पहली बार बात शब्दों के खेल से बाहर निकल चुकी थी। उन्हें भी दिख गया था कि माँ की चुप्पी अब घर बचाने वाली चुप्पी नहीं रही, वो आईना बन चुकी है। अगले कुछ दिन आसान नहीं थे। कोई फिल्मी माफी नहीं हुई, कोई गले लगकर रोना नहीं हुआ। पापा और भी ज्यादा चुप रहने लगे। भैया घर में थोड़ा धीमे चलने लगा, जैसे उसे खुद अपनी आवाज भारी लगने लगी हो। भाभी ने कामों में हाथ बढ़ाया, लेकिन अब सेवा की तरह नहीं, हिस्सेदारी की तरह। सबसे बड़ा फर्क माँ में आया, और वो भी बहुत धीरे। उन्होंने अचानक बहुत बोलना शुरू नहीं किया, बस अपनी जगह लेना शुरू किया। बैंक जाने से पहले पूछा नहीं, बताया। कागज हाथ में लेकर पढ़े। एक दिन पहली बार उन्होंने खाने की मेज पर कहा कि आज सब्जी जो बनी है वो मुझे पसंद नहीं, कल कुछ और बनेगा। बात मामूली थी, लेकिन मेरे लिए वह किसी फैसले से कम नहीं थी, क्योंकि घर में इज्जत हमेशा बड़े वाक्यों से वापस नहीं आती। कभी कभी वह एक साधारण पसंद जताने से लौटती है। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक शाम माँ को बालकनी में बैठे देखा। नीचे गली में बच्चे प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। सामने वाली छत पर कोई चादर झाड़ रहा था। हवा में धूप, धूल और रसोई के तड़के की मिली-जुली गंध थी। माँ चुप थी, लेकिन अब उनकी चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। पहले वो किसी और के झूठ का बोझ उठाए बैठी थी, अब वह अपने भीतर की बची हुई जगह को संभाल रही थी। मैंने उनके पास बैठकर कुछ नहीं कहा। अब मुझे समझ आ गया था कि हर दर्द का इलाज बातचीत नहीं होता। कुछ रिश्तों में पहले सच को जगह देनी पड़ती है, फिर शब्द अपने आप लौटते हैं। उस दिन माँ ने मेरी तरफ देखे बिना कहा, इंसान तब नहीं टूटता जब लोग उसके खिलाफ होते हैं। इंसान तब टूटता है जब उसके अपने उसे समझकर भी अनसुना कर दें। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जोड़ा, लेकिन शायद वहीं से वो बदलना भी शुरू करता है। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा। इस बार हाथ ठंडे नहीं थे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसका सच पूरा हो चुका था। हमारे घर में किसी एक दिन का तूफान नहीं आया था, बस सालों से जमा सुविधा, अधिकार और आदत ने मिलकर एक माँ को चुप कर दिया था, और फिर उसी चुप्पी ने सबको बेनकाब कर दिया। मुझे उस पूरे समय में एक बात सबसे साफ समझ आई, परिवार हमेशा वो नहीं होता जो साथ रहता है। परिवार वो होता है जो तुम्हारी आवाज को तब भी जगह दे जब वह उसकी सुविधा के खिलाफ जाए। माँ ने उस घर को बरसों संभाला था। इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोलना बंद किया, और वही उनका सबसे सच्चा, सबसे ताकतवर जवाब निकला। अगर इस कहानी ने तुम्हें अंदर तक छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हारे हिसाब से इस घर में सबसे बड़ा दोष किसका था। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी ही कड़वी लेकिन सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहो।